सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति का दूसरा नियम। कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे संवेग, और संवेग को भी समझेंगे और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को भी समझेंगे, और उसका जो बल का जो व्यंजक प्राप्त करना रहता है F बराबर ma, वह भी हम लोग प्राप्त करना, व्यंजक प्राप्त करना सीखने वाले हैं। तो बस आप लोग आज की इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग आज का यह वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में संवेग से और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से कोई भी कहीं से भी कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूट पाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि संवेग क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग संवेग समझ लेते हैं। देखिए, संवेग समझने में जो है बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होता रहता है कि आखिर संवेग क्या है, संवेग है क्या। तो देखिए, संवेग को आप एक तरीका से दर्द से याद रख सकते हैं। कैसे दर्द से याद रख सकते हैं? जैसे मान के चलिए हम आपको कहें, आपको हम दो ऑप्शन दे कि आपको किसी ट्रक, कोई ट्रक चल रहा है, ठीक, आपको किसी ट्रक के सामने जाके खड़ा होना है और आपको किसी मक्खी के सामने जाके खड़ा होना है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, कौन सा चूज करेंगे आप? किसी आप ट्रक के जाकर सामने जाकर खड़ा होना पसंद करेंगे या किसी हल्का सा जो मक्खी होता है उसके सामने जाकर आप लोग खड़ा होना पसंद करेंगे? तो जाहिर सी बात है आप भी बोलेंगे कि भैया हम तो मक्खी लग जाके खड़ा होना पसंद करेंगे। अब हम बोलेंगे क्यों, तो आप भी बोलेंगे क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे कि भैया मक्खी का जो द्रव्यमान यानी कि जो वजन होता है वह बहुत कम होता है, और मक्खी का जो वेग यानी जो उसका गति, जो स्पीड होता है वह भी बहुत कम होता है। यानी इसी तरीके से यह जो संवेग है यह भी यही कहता है। तो संवेग एक तरीका से क्या है, तो द्रव्यमान और वेग इस दोनों का गुणनफल है। याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का संवेग जितना ज्यादा होगा आपको उससे उतना ज्यादा दर्द होगा, याद रखिएगा। तो मक्खी के सामने आप जाना क्यों पसंद किए हैं, क्योंकि जब आप मक्खी से टकराएंगे तो मक्खी का आपका द्रव्यमान भी कम है और वेग भी कम है, इसीलिए आपको कम दर्द होगा। तो याद रखिएगा, जिस भी चीज का द्रव्यमान और वेग जितना ज्यादा होता है उसका संवेग भी उतना ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि संवेग में दो चीज आ रहा है, एक है द्रव्यमान, एक है वेग। अब यह द्रव्यमान और वेग जो है ना, इसी के मिला जुला रूप को ही संवेग कहा जाता है। आइए परिभाषा पे क्या है देखिए कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, द्रव्यमान माने किसी वस्तु का वजन और वेग यानी गति यानी स्पीड, यानी कि जो किसी चीज का जो वजन है और उसका जो स्पीड है, उसी दोनों का मिला जुला रूप क्या कहलाता है, वही संवेग कहलाता है। इसके बाद देखिए कि संवेग को P द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे स्मॉल p भी कहीं कहीं रहता है, तो संवेग को P द्वारा सूचित किया जाता है। अब संवेग का जो सूत्र होता है वह होता है द्रव्यमान गुना वेग। दो चीजों पे संवेग निर्भर करता है, एक है द्रव्यमान, एक है वेग। द्रव्यमान वेग जितना ज्यादा होगा संवेग उतना ज्यादा होगा, और द्रव्यमान और वेग जितना कम होगा संवेग भी उतना ही कम होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यही कह रहा है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। इसके आगे देखिए क्या है, तो देखेंगे आपकी संवेग में एक चीज आ गया है जो कि है वेग। क्या है वेग, तो बताइए वेग सदिश राशि है कि अदिश राशि? तो आप बोलेंगे कि भैया वेग सदिश राशि है, किसी निश्चित दिशा में गति को वेग कहा जाता है। तो वेग एक सदिश राशि था, तो संवेग में भी आ रहा है वेग। वेग यानी वेग भी, या जो संवेग भी है यह भी कौन सा राशि हो जाएगा, तो सदिश राशि हो जाएगा। 100 से संवेग, 100 से सदिश राशि हो जाएगा। ठीक, तो यही है कि चूंकि इसमें वेग के कारण दिशा भी होता है, इसीलिए संवेग जो है यह एक सदिश राशि है। आगे देखिए कि संवेग का जो ऐसा मात्रक होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। आप बोलेंगे भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए, द्रव्यमान को हम लोग किस चीज में मापते हैं, द्रव्यमान को किस चीज में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। ठीक, वेग को किस चीज में मापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो देखिए संवेग का सूत्र था द्रव्यमान गुना वेग, और द्रव्यमान केजी में और वेग मीटर प्रति सेकंड में, तो इसलिए संवेग का ऐसा मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, आगे अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है। तो बताइए आप लोग, 5 के स्पीड से कोई साइकिल चल रहा है, उससे पहले द्वितीय गति नियम को समझेंगे, उससे पहले 5 के स्पीड से कोई साइकिल चल रहा है और 5 के स्पीड से कोई मोटरसाइकिल चल रहा है, दोनों में किसका संवेग ज्यादा होगा? क्या लग रहा है आपको, साइकिल का संवेग ज्यादा होगा, दोनों 5 के स्पीड में है, या मोटरसाइकिल का संवेग ज्यादा होगा? तब आप एक चीज वहां पे गौर करेंगे, दोनों का स्पीड तो 5 है, दोनों का स्पीड तो 5 है, लेकिन भैया साइकिल हल्का होता है और मोटरसाइकिल भारी होता है, इसीलिए मोटरसाइकिल का संवेग ज्यादा होगा। जो चीज भले स्पीड सेम है, जब दो वस्तु का स्पीड सेम है और आपको पता नहीं रहेगा कि दोनों में किसका संवेग ज्यादा है, तो देखिएगा किसका वजन ज्यादा है, क्योंकि संवेग दो बातों पर निर्भर करता है, एक है द्रव्यमान, एक है वेग। द्रव्यमान और वेग जितना ज्यादा होगा संवेग उतना ज्यादा होगा। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, मोटरसाइकिल जितना किलो का है
और जितना की स्पीड से चल रहा है, और साइकिल जितना किलो का है आज जितना की स्पीड से चल रहा है, दोनों का आपस में गुना कर लेंगे। मोटरसाइकिल का वजन और मोटरसाइकिल के स्पीड, साइकिल का वजन और साइकिल के स्पीड, दोनों का आपस में गुना कर लेंगे और जो ज्यादा होगा उसका ही संवेग ज्यादा होगा, और जिसका संवेग ज्यादा होगा उससे आपको ज्यादा चोट लगेगा, ज्यादा दर्द होगा। ठीक, इसके आगे आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है। तो देखिए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, क्या है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल का समानुपातिक होता है। यानी किसी वस्तु पर लगने वाला जो किसी वस्तु का संवेग में जो परिवर्तन की दर होता है वह उस पर लगने वाला असंतुलित बल का जो दिशा होता है उसका समानुपातिक होता है। आखिर यह जो इतना बात जो लिखा है, यह इतना बातों में आखिर कहना क्या चाह रहा है? तो यह कहना यह चाह रहा है कि बल जो होता है वह किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है, संवेग में जो परिवर्तन होता है उसका समानुपातिक होता है, संवेग में परिवर्तन के दर का समानुपातिक होता है। तो वही यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए है कि F इज इक्वल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, F जो है वह समानुपातिक होता है किसका? तो संवेग में परिवर्तन की दर का। अब एक बात, अब यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे और उसी से हमारा सूत्र निकल जाएगा F बराबर ma। बन रही है, सारा का सारा आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि जो है बल जो होता है वह समानुपातिक होता है संवेग में परिवर्तन की दर को। भौतिकी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी शब्द के आगे में आपको दर लिखा हुआ मिल जाए, क्या दर, क्या दर, इसका मतलब ये होता है कि उसमें समय से भाग देना है। उसमें किससे भाग देना है? तो समय से भाग देना है। तो बताइए F समानुपातिक है संवेग में परिवर्तन की दर को, किसके? संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को। ठीक, अब बताइए यहां से हम दर को गायब करेंगे तो हमको इसमें किस चीज से भाग देना पड़ेगा? तो समय से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा? समय से भाग देना। अब आप बोलेंगे भैया ऐसा क्यों? तो ऐसा कोई जो आती नहीं है, यह जो भौतिकी होता है ना इसका कुछ कुछ रूल है वह आपको जानना होगा कि आप किसी शब्द में से दर को हटाएंगे तो आपको उसमें किस चीज से भाग देना पड़ेगा? तो समय से भाग देना पड़ेगा। किस चीज से भाग देना पड़ेगा? समय से। एक चीज आप अभी सीखे हैं, दर को हटाएंगे समय से भाग देंगे। ठीक, एक चीज आप सीखिए, जैसे देखिए F, अब हम यह जो समानुपातिक का जो चिन्ह है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है इसको हटाएंगे। तो देखिए जब आप इस चिन्ह को हटाएंगे तो अगर आप इस चिन्ह को हटा के आप बराबर का चिन्ह लाना चाहते हैं, भैया हमको तो बराबर करना है कि बल बराबर ये होता है। ठीक, तो अगर आप इस चिन्ह को हटा के बराबर का चिन्ह लाना चाहते हैं तो भौतिकी में हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि समानुपातिक के चिन्ह को हटाकर अगर आप बराबर का चिन्ह लाना चाहते हैं तो उसके साथ आपको एक नियतांक जोड़ना होगा जो कि है k। क्या है? तो k है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे? तो इसको हटा देंगे, इसके जगह पे बराबर का चिन्ह देंगे। इसको हटाए हैं बराबर का चिन्ह, तो बोलता है वर्णिक, हमको हटा दिया तो वर्णिक, लेकिन हम हटेंगे तो हमारा एक दियाद को तुमको उसमें जोड़ना पड़ेगा जो कि क्या है? जो कि क्या है? तो जो कि है k। क्या है? तो k है। अब जो ही बात लिखा हुआ है वही बात लिख दीजिए। तो क्या है आपका यहाँ पे देखिए कि संवेग में परिवर्तन, क्या है कि संवेग में परिवर्तन बटे में समय है तो समय लिख दीजिए। इतना तक बात आप लोगों का क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए अब जो बहुत सारा जो है ना एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत सारा प्रयोग हुआ। ठीक, तो प्रयोग से यह पता चला कि के का जो मान होता है वह 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो बताइए अगर हम यहाँ पर के की जगह पर 1 रख देंगे, के की जगह पर 1 रख देंगे तो भैया इस पूरा में 1 से गुना हो जाएगा। और हम पढ़े हैं कि गुना करने में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए यानी अब आपको जो यहाँ पर जो इसका जो आखिरी जो निकल कर आया वह क्या निकल कर आया कि F बराबर के का मान तो 1 आ गया, के की जगह पर 1 रखेंगे, इस पूरा के से गुना करेंगे, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो F बराबर अब क्या आ गया हमारा सूत्र? तो संवेग में परिवर्तन क्या आ गया? संवेग में परिवर्तन और बट्टे में क्या आ गया? तो समय आ गया। क्या आ गया? समय। तो आखिरकार हमारा बल का जो एक सूत्र प्राप्त हुआ वह यह प्राप्त हुआ कि F बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय होता है। ठीक, इतना बात आपको क्लियर है? अब हम इसका आपको सूत्र निकाल के दिखाएंगे। ठीक, तो अब इसको भी हम लोग तोड़ेंगे कि संवेग में परिवर्तन कैसे, संवेग में परिवर्तन कैसे। चलिए इसको हम आपको अभी अब समझाते हैं। मान के चलिए कि कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान अभी m है। ठीक, वह u के स्पीड से चल रहा है। बात को बारीकी से समझिए। देखिए संवेग में परिवर्तन आपको करना है तो संवेग के लिए आपको 2 चीज चाहिए, एक है द्रव्यमान और एक है वेग। एक है द्रव्यमान, एक है वेग। यानी संवेग में परिवर्तन कैसे होगा? द्रव्यमान तो वस्तु का हमेशा एक ही रंग होगा, लेकिन वेग बदलता रहता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो देखिए मान लेते हैं किसी वस्तु का जो संवेग है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है
एक स्थिति में m है और वह u के स्पीड से चल रहा है, ठीक। अब इसी वस्तु का द्रव्यमान, अब तो द्रव्यमान हमेशा तो वही का वही रहेगा, तो द्रव्यमान m का m में है, लेकिन यह जो वेग जो u है यह अब v हो गया है, यानी इसका जो वेग है वह बदल गया है, इसका जो वेग है वह बदल गया है, ठीक। इतना बात आपको क्लियर है। यहाँ पे हम कोई बल लगाए, यहाँ पे हम कोई फोर्स यानी कोई बल लगाए जिससे यह m द्रव्यमान वाला जो वस्तु जो था, जो कि u के स्पीड से चल रहा था, हमको हमारे बल लगाने से, हमारे धक्का लगाने से वही m द्रव्यमान वाला जो वस्तु है अब किस चीज के स्पीड में हो गया है, तो v के स्पीड में हो गया है। अब इसी बात को आपको इस फॉर्मूला पे बैठाना है। तो चलिए अब हम लोग जो है इस बात को जो है इस फॉर्मूला पे बैठा के देखते हैं, ठीक। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था कि F बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बट्टे में क्या होता है, तो समय होता है, क्या होता है, समय होता है। अब बताइए कि संवेग में परिवर्तन कितना होगा, तो भैया संवेग में परिवर्तन पता करने के लिए आपको संवेग पता करना होगा, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो बताइए इस स्थिति में यानी प्रारंभिक स्थिति में वस्तु का संवेग कितना है, तो द्रव्यमान है m, जो वेग है वह u है, यानी द्रव्यमान गुना वेग, यानी m को u से गुना करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, तो mu हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा, यानी इस स्थिति में आपका संवेग क्या है, तो mu है। अब आइए आखिरी स्थिति में जब आप बल लगाए हैं तब संवेग कितना हो गया है, तो द्रव्यमान तो m था और वेग था आपका v, तो द्रव्यमान गुना वेग यानी m गुना v, तो इस स्थिति में आपका संवेग कितना हो जाएगा, तो mv, कितना हो जाएगा, तो mv हो जाएगा। बताइए अब आपको इस सूत्र पे बैठाना है कि संवेग में कितना का परिवर्तन हुआ है, तो एक संवेग आपका ये है शुरू वाला और लास्ट वाला संवेग ये है। अब आप बताइए, हम आपको बोलेंगे कि आपके पास 10 रुपया था, अब आपके पास 50 रुपया हो गया है, तो आपके पैसा में कितना का परिवर्तन हुआ है, तो भैया 10 रुपया था 50 रुपया हो गया है, 40 का परिवर्तन हुआ है। अब कैसे पता किए हैं कि 40 का परिवर्तन हुआ, कैसे पता किए हैं, तो भैया हमारे पास अभी जितना था ना 50 रुपया, उसमें से हम पहले वाला को घटा दिए हैं, तो 50 में से 10 गया तो 40, वही काम यहाँ पे भी करना है। अब भी वस्तु का संवेग जितना हो गया है उसमें से पहले वाला को आपको माइनस कर देना है, तो अब भी वस्तु का संवेग कितना हो गया है, तो mv हो गया है, कितना हो गया है, तो mv हो गया है। तो f बराबर क्या लिखेंगे, f बराबर संवेग में परिवर्तन, तो परिवर्तन माने कि अभी कितना है, पहले कितना था घटा दीजिए, तो अभी है mv, अब पहले था mu, तो mv माइनस mu। जहां तक बात क्लियर है। और नीचा में समय है, तो समय को किस चीज द्वारा सूचित किया जाता है, तो t द्वारा, किसके द्वारा, तो t द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आया। अब आगे देखिए f बराबर, इसमें भी m है, इसमें भी m है, वही बच्चा वाला कैलकुलेशन कीजिए, m को कॉमन लीजिए, तो mv में से m को खींच लिए है तो v बचा है, माइनस है माइनस, mu में से m को बाहर खींच लिए है तो u बचा है। अब बच्चे में t है तो t है, ठीक। अब यहाँ पे आइए, अब हो जाएगा f बराबर ma। हाँ ये कैसे हो जाएगा, तो होगा, एक चीज आप पुरानी यादों में याद कीजिए कि a बराबर होता है यानी त्वरण बराबर v माइनस यू अपॉन टी। पढ़े हैं, याद आ रहा है, तो यहाँ पे हम सीधा क्यों लिख दिया, क्योंकि a बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी। तो क्या हम v माइनस यू बटे टी के जगह पे एक लिख सकते हैं, लिख दिए हैं। देखिए ना, v माइनस यू बटे टी था, तो इतना दूर की जगह पर हम कितना लिखेंगे, a लिखेंगे, m है तो m में रहेगा, यानी f बराबर, अब हमारा सूत्र क्या आ गया, तो ma आ गया। तो यही होता है बल का व्यंजक, यही आपका यहाँ पे जो है प्रूव हो गया, बल का व्यंजक प्राप्त हो गया, f बराबर ma। अब यहाँ पे आपको कभी कभी जो है बल का SI मात्रक पूछ देता है, तो बल का एक SI मात्रक आप शुरुआत में पढ़े होंगे कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, एक और SI मात्रक होता है, वह क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या क्या है, तो एक है m यानी द्रव्यमान, एक है a यानी कि त्वरण। तो बताइए इसका SI, अब बस वहां तक बन गया है, आपका व्यंजक प्राप्त हो गया है बल का, ठीक ना। अब SI मात्रक क्या हो जाएगा बल का, तो देखिए m यानी द्रव्यमान किस चीज में होता है, kg में, a यानी त्वरण किस चीज में होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है। तो यही आपका होता है बल का SI मात्रक, क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से आपको संवेग और इसका जो यह जो सूत्र था, यह जो था आपका व्यंजक प्राप्त करने का बल का, ये आपको निकालना है, ठीक ना। तो ऐसे करके आप जो है निकाल दीजिएगा। कभी कभी हम जानते हैं, तो आपसे पूछ देता होगा कि 1 न्यूटन क्या है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन क्या है, तो देखिए बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। आपसे 1 न्यूटन पूछ रहा है, इसको भी हटाइए, 1 न्यूटन पूछ रहा है, यहाँ पे भी 1 दीजिए, यहाँ पे भी 1 दीजिए, ओके। अब देखिए 1 न्यूटन क्या होगा, तो अगर कोई वस्तु, मास तो केजी में होता है, अगर कोई वस्तु 1 किलो का हो और उस पर हम बल लगाए और उसमें अगर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए, तो उसे कहा जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह 1 न्यूटन होता है। क्या होता है, बल जो लगता है उसपे वह 1
न्यूटन लगता है। ठीक, अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी हो और उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण बल हो तो उसमें 1 न्यूटन का बल लगा होता है। ठीक, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अभी आप इतना हटाइए, एक को हटाइए, F बराबर ma, आपका यहाँ से बल का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है कि आपका आज का यह वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने किसी एक दोस्तों में जिसको कि यह समझ में नहीं आता है उसके पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए 10 के स्पीड से चल रहा एक, आपका मान के चलिए कि 10 के स्पीड से चल रहा है एक मोटरसाइकिल और 10 के स्पीड से चल रहा है एक कार, दोनों में किसका संवेग ज्यादा होगा? ये आपको इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट करना है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय।